क्या एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, तो क्या वो जन्म से ही एक वैज्ञानिक होता है जो अपने आसपास की दुनिया को खुद समझने की कोशिश कर रहा है? या फिर मतलब उसका दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है, जैसे समाज और संस्कृति आकार देते हैं। बिल्कुल। ये वाकई एक ऐसा गहरा सवाल है जिसने शिक्षाविदों को दशकों तक सोचने पर मजबूर किया है। और आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। हाँ, आज हम इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके, उसके सीखने की प्रक्रिया और सही गलत का फैसला करने की क्षमता पर बात करेंगे। और जो लोग भी यूपी टेट, सुपर टेट या सीटीईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, भाई सबसे पहले तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम वीआईपी विवेक सर के बहुत ही शानदार हाई रिटेंशन नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। एकदम सही कहा। वैसे तो ये नोट्स परीक्षाओं के लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इनमें जो सिद्धांत पिरोए गए हैं ना, वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। तो वो किस लिए है? ने आता है, वो है संज्ञानात्मक विकास को लेकर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जी। एक तरफ स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं और दूसरी तरफ रूसी मनोवैज्ञानिक लिव वाइगोत्स्की। इन दोनों के विचार दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए पेश करते हैं। अगर हम जीन पियाजे से शुरू करें तो उनका दृष्टिकोण मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, वो जो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं। बिल्कुल, लिटिल साइंटिस्ट्स। मतलब वो ज्ञान को बस एक निष्क्रिय बर्तन की तरह ग्रहण नहीं करते। वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। सही कहा। अगर एक बच्चा किसी खिलौने को बार बार जमीन पर गिरा रहा है तो वो सिर्फ शरारत नहीं कर रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण का अपना खुद का प्रयोग कर रहा है। वो दुनिया के साथ क्रिया करके सीख रहा है। और इस सक्रिय निर्माण के साथ साथ पियाजे ने एक और बहुत ही क्रांतिकारी बात कही थी। कौन सी बात? उनका मानना था कि मानव विकास असतत होता है, यानी डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, मतलब विकास कोई एक ढलान नहीं है जिस पर बच्चा धीरे धीरे खिसक रहा हो। बिल्कुल नहीं, ये सीढ़ियों की तरह है। बच्चा एक चरण से अचानक दूसरे चरण में छलांग लगाता है और हर नई सीढ़ी पर उसके सोचने का पूरा ढांचा बदल जाता है। उन सीढ़ियों या चरणों को याद रखने के लिए ना वीआईपी विवेक सर के नोट्स में एक बहुत ही बेहतरीन निमोनिक दिया गया है, SPCF। हाँ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एकदम सही। शुरुआती दौर में बच्चा अपनी इंद्रियों से दुनिया को समझता है, फिर वो प्रतीकों या प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। उसके बाद कॉन्क्रीट मतलब मूर्त चीजों के साथ तर्क लगाना सीखता है और अंत में फॉर्मल स्टेज में वो अमूर्त सोच विकसित कर लेता है। पियाजे के इस पूरे सिद्धांत में एक बात जो पत्थर की लकीर की तरह है वो ये है कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में। पियाजे मानते थे कि बच्चे के मन में पहले कॉन्सेप्ट बनता है और फिर वो उसे अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। और यहीं से इस महामुकाबले का दूसरा पहलू शुरू होता है, जहां लिव वाइगोत्स्की पूरी तरह से एक नया वैचारिक ढांचा खड़ा करते हैं। अगर हम वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को देखें तो वो पियाजे के अकेले नन्हे वैज्ञानिक वाले विचार को पूरी तरह नकारते हैं। मतलब उनके अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, इसे सामाजिक रचनावाद कहा गया है। एक बच्चा शून्य में या अकेले बैठकर दुनिया नहीं सीखता। वो अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करके सीखता है। हाँ, वाइगोत्स्की के अनुसार इंसान का विकास उसके सामाजिक परिवेश से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। इसी सामाजिक परिवेश को समझाने के लिए ना वाइगोत्स्की ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी हैं। सबसे चर्चित है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई गिटार बजाना सीख रहा है। एक स्तर वो है जहां वो खुद से कुछ तार छेड़ सकता है, और एक वो स्तर है जहां वो किसी पेशेवर गिटारिस्ट की मदद से एक पूरी धुन बजा सकता है। बिल्कुल। तो इन दोनों स्तरों के बीच का जो खाली दायरा है, जहां सीखने की असली संभावना छिपी है, वही ZPD है। और उस खाली दायरे को पार करने के लिए जो मदद दी जाती है उसे वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग या पाड़ कहा है। मतलब एक अस्थायी मदद, जैसे इमारत बनते समय बाहर से बांस का ढांचा लगाया जाता है। हाँ, और इमारत खिसकते या मजबूत होने पर उसे हटा लिया जाता है। जब कोई शिक्षक या माता पिता बच्चे को सिर्फ उतनी मदद देते हैं जितनी उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए, तो वो स्कैफोल्डिंग है। और जो व्यक्ति ये मदद दे रहा है उसे वाइगोत्स्की ने MKO कहा है, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब अधिक ज्ञानी दूसरा। चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, बस उसे उस विषय में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। भाषा को लेकर भी वाइगोत्स्की का रुख पियाजे से बिल्कुल उलट था। हाँ, वाइगोत्स्की का स्पष्ट मानना था कि भाषा पहले आती है
और विचार बाद में। वो मानते थे कि भाषा ही वो उपकरण है जिससे इंसान अपने विचारों को आकार देता है। अगर हम इस पूरे महामुकाबले का सारांश निकालें तो पियाजे का जोर इस बात पर है कि पहले विकास होता है और फिर अधिगम यानी सीखना होता है। और पियाजे ने बच्चे के खुद से बात करने की आदत को अहम केंद्रित वाक कह के ज्यादा महत्व नहीं दिया, ईगोसेंट्रिक स्पीच। जबकि वाइगोत्स्की का निष्कर्ष इसके बिल्कुल विपरीत था। उनका कहना था कि पहले अधिगम होता है और वो सीखना विकास को खींचकर आगे लाता है। जब बच्चा खुद से बातें करता है, जिसे वाइगोत्स्की ने निजी वाक या प्राइवेट स्पीच कहा, तो वो असल में अपने विचारों को दिशा दे रहा होता है। वो अपनी काम की योजना बना रहा होता है। ये सिर्फ भड़बड़ाना नहीं है भाई, बल्कि मानसिक विकास का एक बेहद अहम टूल है। दो महान विचारकों का एक ही घटना को देखने का ये अलग अलग नजरिया शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत समृद्ध बनाता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई संज्ञानात्मक विकास की बात, लेकिन जब हम इंसानी दिमाग को समझने निकलते हैं तो तर्क के साथ साथ एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। नैतिकता का। हाँ, नैतिकता का। एक इंसान सही और गलत का फैसला कैसे करता है? और यहाँ प्रवेश होता है लॉरेंस कोहलबर्ग का। कोहलबर्ग की हिंज की दुविधा, इसके बिना तो मनोविज्ञान अधूरा है। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी को भी गहरे नैतिक संकट में डाल सकती है। हिंज की पत्नी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और मृत्यु के करीब है। उसे बचाने के लिए सिर्फ एक दवा है, लेकिन केमिस्ट उसकी कीमत बहुत ज्यादा मांग रहा है। हिंज के पास पैसे नहीं है। केमिस्ट पैसे कम करने से मना कर देता है। हताश होकर हिंज रात के अंधेरे में दुकान का ताला तोड़ता है और अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो दवा चुरा लेता है। तो सवाल ये नहीं था कि हिंज ने जो किया वो कानूनी था या नहीं। सवाल ये था कि क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए थी? इस दुविधा की खूबसूरती इसी बात में है कि इसमें कोई सीधा हाँ या ना का जवाब नहीं है। कोहलबर्ग ने लोगों के जवाबों से ज्यादा उनके तर्क पर ध्यान दिया कि लोग किस आधार पर हिंज के काम को सही या गलत ठहरा रहे हैं। और इसी विश्लेषण के आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 मुख्य स्तर और 6 चरणों में विभाजित किया। पहला स्तर है प्राक रूढ़िगत यानी प्री कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर इंसान की अपनी कोई नैतिकता नहीं होती ना? हाँ, वो बाहरी परिणामों से डरकर फैसला लेता है। इसका पहला चरण है दंड और आज्ञा। मतलब अगर कोई कहता है कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगी, तो उसका नैतिक कंपास सिर्फ सजा के डर पर काम कर रहा है। बिल्कुल। इसके बाद जो दूसरा स्तर आता है वो है रूढ़िगत या कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर इंसान समाज के नियमों और दूसरों की उम्मीदों को ही सब कुछ मान लेता है। इसी स्तर का एक बहुत दिलचस्प चरण है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की चाह। आज के दौर में हम इसे सोशल मीडिया पर मिलने वाले अप्रूवल से जोड़ सकते हैं। हाँ, व्यक्ति वो काम करता है जिससे समाज उसकी तारीफ करे। लेकिन नैतिक विकास का जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो है तीसरा स्तर, उत्तर रूढ़िगत या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति समाज के बनाए नियमों से भी ऊपर उठ जाता है। वो सार्वभौमिक सिद्धांतों की बात करता है। इस स्तर पर पहुंचने वाला व्यक्ति कहेगा कि हिंज ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि किसी भी संपत्ति के अधिकार से बड़ा एक इंसान के जीवन का अधिकार है। जीवन बचाना सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है। पियाजे और कोहलबर्ग के सिद्धांतों को एक साथ पढ़ते समय ना अक्सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। हाँ, लेकिन वीआईपी विवेक सर के नोट्स में इस कंफ्यूजन को दूर करने की बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि पियाजे ने दिमाग को दौड़ाया। उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित किया कि बच्चा कैसे सोचता है, उसका लॉजिक कैसे काम करता है, जबकि कोहलबर्ग ने सही, गलत और नैतिकता के निर्णय पर पूरा ध्यान लगाया। संक्षेप में कहें तो पियाजे का मतलब है लॉजिक और कोहलबर्ग का मतलब है एथिक्स। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अब सोचने और सही गलत का फैसला करने के बाद व्यवहारवाद की ओर मुड़ना स्वाभाविक है। बिहेवियरिज्म, जिसने पूरी दुनिया में शिक्षा और ट्रेनिंग के तरीके को बदल कर रख दिया। नोट्स में व्यवहारवाद का बहुत ही शानदार निचोड़ पेश किया गया है, एकदम चीट शीट की तरह। अगर हम इवान पावलोव से शुरुआत करें तो उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। पावलोव का वो प्रयोग तो मनोविज्ञान का सबसे जाना माना किस्सा है, जहां उन्होंने कुत्ते, घंटी और भोजन का इस्तेमाल किया था। लेकिन जो बात अक्सर छूट जाती है वो ये कि पावलोव मूल रूप से पाचन तंत्र पर अध्ययन कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने देखा कि खाना, जो एक स्वाभाविक उद्दीपक है, उसे देखकर कुत्ते के मुंह में लार आती है। यह एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन पावलोव ने इस प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ एक खेल किया। उन्होंने खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजाना शुरू कर दिया। और कुछ समय बाद
एक ऐसा दिन आया जब पावलोव ने खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई। हैरानी की बात यह थी कि कुत्ते के मुंह में तब भी लार आ गई। कुत्ते ने घंटी की आवाज को खाने के साथ पूरी तरह से जोड़ लिया था। ये एक सीखी हुई आदत थी, अनुकूलित अनुक्रिया। अगर हम इसे इंसानी जिंदगी से जोड़ें तो हमारे फोन की नोटिफिकेशन टोन बजते ही हमारे अंदर फोन चेक करने की जो बेचैनी होती है, वो इसी क्लासिकल कंडीशनिंग का ही रूप है। बिल्कुल सही उदाहरण है। इस कंडीशनिंग को और आगे बढ़ाया E.L. थॉर्नडाइक ने, जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि, यानी ट्रायल एंड एरर। जब हम जानवरों की बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध किताब एनिमल इंटेलिजेंस का जिक्र आना स्वाभाविक है। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और बाहर मछली रख दी। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए खूब हाथ पैर मारे, अनगिनत गलत प्रयास किए, लेकिन एक बार अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। थॉर्नडाइक ने देखा कि जैसे जैसे प्रयास दोहराए गए, बिल्ली की गलतियां कम होती गईं। और अंततः वो सीधे लीवर दबाकर बाहर आना सीख गई। इसी के आधार पर थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया या SR बॉन्ड का सिद्धांत दिया और सीखने के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए। पहला, तत्परता का नियम या रेडीनेस। जब तक कोई मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार ना हो, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं सिखा सकते। दूसरा, अभ्यास का नियम। जिस काम को हम बार बार करते हैं उसमें हम निपुण हो जाते हैं। और तीसरा, प्रभाव का नियम। जिस काम का परिणाम संतोषजनक होता है हम उसे दोहराते हैं और जिससे असंतोष मिलता है उसे छोड़ देते हैं। व्यवहारवाद की इस यात्रा में B.F. स्किनर का नाम जोड़े बिना बात पूरी नहीं हो सकती। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। जीव पहले अपने वातावरण में कोई क्रिया करता है और फिर उस क्रिया का जो परिणाम निकलता है वो तय करता है कि वो क्रिया दोबारा होगी या नहीं। और इसी परिणाम को समझाने के लिए स्किनर ने पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट का बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट दिया। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक तो सीधा सा है, कोई अच्छा काम करने पर पुरस्कार देना। लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन अक्सर लोगों को उलझा देता है। ये सजा नहीं है। नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है किसी कष्टदायक चीज को हटा लेना ताकि व्यक्ति राहत महसूस करे। जैसे सिर दर्द होने पर दवा खा लेना। दवा खाने का व्यवहार इसलिए बढ़ता है क्योंकि उससे दर्द यानी एक नकारात्मक चीज हट जाती है। बिल्कुल। अब सीखने की इस सामान्य प्रक्रिया को समझने के बाद ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब ये प्रक्रिया सामान्य नहीं रह पाती तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं। नोट्स का अगला हिस्सा अधिगम अक्षमता और विकासात्मक विकार यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर्स पर है। सीखने की अक्षमता की बात हो तो सबसे पहले डिसलेक्सिया का नाम आता है, जो एक पठन विकार है। फिल्म तारे जमीन पर का ईशान अवस्थी इसका बहुत ही जाना माना उदाहरण है, जहां बच्चे को शब्दों को पढ़ने में बी और डी में या सॉ और वॉज में अंतर करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इन अक्षमताओं को याद रखने के लिए अक्सर रटना पड़ता है, लेकिन नोट्स में इसकी बहुत ही तार्किक ट्रिक्स दी गई हैं, जैसे डिस्ग्राफिया। इसमें ग्राफ शब्द छिपा है। हम ग्राफ पेपर पर लिखते हैं या उकेरते हैं, तो डिस्ग्राफिया सीधे तौर पर लेखन विकार से जुड़ा है। इसी तरह डिसकैल्कुलिया में कैलकुलेटर शब्द की ध्वनि है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल गणना करने के लिए होता है। तो डिसकैल्कुलिया एक गणितीय विकार है जहां बच्चे को संख्याओं को समझने में परेशानी होती है। सीखने की इन अक्षमताओं के अलावा कुछ विकासात्मक विकार भी होते हैं, जैसे ADHD, ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार। इसके लिए ट्रिक दी गई है अधिक दौड़ धूप प्लस ध्यान की कमी। ऐसे बच्चे एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते। इसी श्रेणी में ऑटिज्म यानी स्वालीनता की बात करना भी जरूरी है। ऑटिज्म में सबसे स्पष्ट रूप से जो चुनौती सामने आती है वो है सामाजिक अलगाव। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ सहजता से घुल मिल नहीं पाते और आंखों से संपर्क बनाने में उन्हें असुविधा होती है, नो आई कॉन्टैक्ट। और इसके साथ साथ ऑटिज्म में एक और व्यवहार जुड़ा है, वो है दोहराव या रेपिटिशन। वे एक ही काम को बार बार दोहरा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाधिता यानी इम्पेयरमेंट और अक्षमता यानी डिसेबिलिटी में क्या अंतर है। बाधिता एक जैविक या शारीरिक कारक है, जैसे किसी चोट की वजह से आंखों की नसों का खराब हो जाना। और उस जैविक नुकसान के कारण व्यक्ति सामान्य रूप से देखने का जो काम नहीं कर पाता, वो कार्यात्मक असमर्थता ही अक्षमता है। इसी संदर्भ में RPWD एक्ट 2016 का एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव नोट्स में उल्लिखित है। हाँ,
पहले जिसे मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, उस शब्द को बदलकर अब बौद्धिक अक्षमता कर दिया गया है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यह मानवीय गरिमा को बनाए रखने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। मानव मन की जटिलताओं को सुलझाने की इस प्रक्रिया में कुछ और महान विचारकों को समझना भी आवश्यक है। जी। चलिए थोड़ा रैपिड फायर तरीके से देखते हैं। सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। उन्होंने इंसानी दिमाग की तुलना समुद्र में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ या आइसबर्ग से की थी। उनका मानना था कि हमारे दिमाग का जो हिस्सा हमें दिखता है, चेतन मन, वो तो सिर्फ उस पहाड़ की चोटी है। हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे डर उस पानी के नीचे यानी अचेतन मन में छिपे होते हैं। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व को समझाने के लिए 3 शब्द दिए: इड, ईगो और सुपर ईगो। इड हमारी पाश्विक इच्छाएं हैं, सुपर ईगो हमारी नैतिकता है, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का काम करता है ईगो। इसके बाद आते हैं हार्वर्ड गार्डनर। इनका बहुबुद्धि सिद्धांत या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गार्डनर ने इस विचार को खारिज कर दिया कि बुद्धि को सिर्फ एक आईक्यू टेस्ट से मापा जा सकता है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। कोई गणित में कमजोर हो सकता है, लेकिन वो एक बेहतरीन संगीतकार हो सकता है। और फिर भाषा के क्षेत्र में नॉम चॉम्स्की का काम बहुत क्रांतिकारी है। चॉम्स्की का मानना था कि बच्चे के दिमाग में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने इसे LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा। बच्चा एक सार्वभौमिक व्याकरण के साथ पैदा होता है। ये सारी चर्चा सिर्फ सिद्धांतों का जमावड़ा नहीं है। परीक्षाओं में यही सिद्धांत बार-बार आते हैं। चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है? थॉर्नडाइक की। ZPD का विचार किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। और बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, ये किसने कहा? पियाजे ने। भाषा और विचार के बीच की बहस भी शिक्षा मनोविज्ञान की धुरी है। इन सिद्धांतों को गहराई से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि इंसान का निर्माण कैसे होता है। हम पियाजे के नन्हे वैज्ञानिकों से लेकर कोहलबर्ग की नैतिकता तक, थॉर्नडाइक की बिल्ली से लेकर फ्रायड के अचेतन मन तक की यात्रा कर चुके हैं। जब हम इस नक्शे को पढ़ना सीख जाते हैं तो हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? यही कारण है कि VIP विवेक सर के ये नोट्स इतनी अहमियत रखते हैं। और जैसा कि उनका अंतिम संदेश है, रिवीजनिस्ट की, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। ये बात खुद थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम को सही साबित करती है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वे टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल, अपनी समझ को और धारदार बना सकते हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सोचने लायक बिंदु छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कि इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने जानवरों या बच्चों को नियंत्रित वातावरण में परखा। हाँ, पावलोव ने कुत्ते की कंडीशनिंग की, स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किए। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, क्या एक वयस्क के रूप में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी इन्हीं कंडीशनिंग और समाज द्वारा बनाए गए स्कैफोल्डिंग का ही एक रूप नहीं है? मतलब हम जो ऑफिस जाते हैं और सैलरी पाते हैं, क्या वो स्किनर का सकारात्मक पुनर्बलन है? और फोन की नोटिफिकेशन, पावलोव की घंटी। सवाल ये है कि क्या हम सच में आजाद सोच रखते हैं या हम सिर्फ अपने वातावरण की अनुक्रिया दे रहे हैं? वाकई ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको मंथन करना चाहिए। ये हमें अपने ही व्यवहार को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। इसी विचारोत्तेजक बिंदु के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और अपने आसपास मौजूद इस मनोवैज्ञानिक दुनिया को एक नई समझ के साथ देखते रहिए।